दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच एक ऐसा सनसनीखेज इंटरव्यू आचार्य प्रमोद कृष्णन का लेके आना चाहूंगा, जिसके बारे में आज बड़ी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश की खबरों का जो आईना है वो थोड़ा पलटा पलटा नजर आ रहा है। अपराधों की दुनिया में ब्राह्मणों की हत्याओं का जलजला शायद उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना हिलाएगा, इसके बारे में जरूर सवाल उठने लगे हैं। शायद शामली में ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण परिवार पलायन कर रहे हैं बाहर की स्टेट्स में। कितना सच है, क्या सच है, ये जानने के लिए हम क्यों ना सीधे रुख करें उन आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जिनको शामली में घुसने नहीं दिया गया, गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चाहूंगा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनके साथ हो और अपराध के बारे में उनसे बात हो सके उस बारे में कि सच्चाई है क्या, आखिर उत्तर प्रदेश की सच्चाई है क्या, आचार्य प्रमोद कृष्णन की नजरों में वो सच्चाई है क्या। बस इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य है, क्योंकि हम कम से कम ये दावा जो भारतीय जनता पार्टी का था कि सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबका साथ, सबका विकास, वो क्यों सही नहीं हो पा रहा है, नारियों को नहीं सुरक्षा मिल पा रही है, अपराधियों का बोलबाला है, क्यों है। चलिए घंटी मिलाते हैं हम सीधे आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब के और उनसे बात करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हमारे बीच मौजूद होंगे और हम बात करेंगे। आचार्य जी नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज न्यूज चैनल की तरफ से मनोज शर्मा बोल रहा हूं। सर जी मनोज जी बताएं। सर आपका स्वागत है, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, बस यही सोच रहे थे कि कब आप उन खुलासों को खुलासा करेंगे जिनके बारे में गोदी मीडिया नहीं बताता है। मोदी मीडिया सच्चाई उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बताता है, कोई भी मीडिया सच्चाई नहीं बताता है। आज जब ट्विटर पर देखा कि आप शामली जा रहे हैं तो क्या कारण था सर आपको शामली जाना पड़ा? जी जी हेलो। हाँ सर, क्या कारण था कि शामली जाना पड़ा सर आपको, और शामली में किस तरह से आपको गिरफ्तार किया गया और असली स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की सर, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। जी सर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज है। उत्तर प्रदेश में दो तरह के अपराधी हैं, एक वो जो खुले घूम रहे हैं, जो दिन दहाड़े लूट खसोट बलात्कार अपहरण हत्याएं कर रहे हैं। जी सर। और दूसरे तरह के अपराधी वो हैं जो सत्ता के संरक्षण में हैं। क्या ऐसा भी है कि सत्ता के संरक्षण में कुछ ऐसे ठेकेदार और माफिया भी अपराध करने के लिए वहां स्वतंत्र हैं, जिनको पूरी पुलिस की व्यवस्था संरक्षण कर रही है, या शासन प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है? बिल्कुल, वहां अपराधियों का भी जातीय विभाजन हो गया है। जी सर। सेक्टर बांट दिए गए हैं। जी सर। जिन जातियों पर सरकार का वरद हस्त है, जी सर, उस जाति के अपराधियों को खुली छूट है। और सबसे ज्यादा जो इसमें पिस रहा है वो ब्राह्मण पिस रहा है। ब्राह्मणों का जीना दुश्वार हो गया है। आज शामली में गांव हसनपुर में एक ब्राह्मण परिवार का उत्पीड़न हुआ, जहां मैं वहां जा रहा था। जी सर। बिना किसी लश्कर के, बिना किसी जुलूस के, बिना किसी जनसभा के मुझे उस परिवार से मिलना था। जी सर। तो मैं तो अकेला 2 गाड़ियों से जा रहा था। नहीं सर, आप तो वैसे भी सिंपल रहते हैं, सुना है मैंने। मुझे रोकने का प्रयोजन क्या है? क्या पीड़ित ब्राह्मण परिवारों का दर्द जानना भी अपराध है? क्या ब्राह्मण होना अपराध हो गया? क्या ब्राह्मणों का इस प्रदेश में रहना दुश्वार है? क्या ब्राह्मण को पलायन कर देना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी को इस पर विचार करना होगा। आखिर वो बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी के नेता होने के साथ साथ वो एक संत हैं, महात्मा हैं। महात्माओं के शासन काल में जातीय विद्वेष नहीं होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार, जो उत्पीड़न ब्राह्मणों का हो रहा है, ये तो कंस के राज में भी नहीं हुआ, इतना औरंगजेब के राज में भी नहीं हुआ। ये कैसा है, एक संत के राज में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? सर सोशल मीडिया ये सब जो पीड़ाएं हैं ब्राह्मणों की, ये कोई एक जगह की नहीं है। गाजीपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक, जी सर, सोनभद्र से लेके शामली तक, जी सर, हर जगह ब्राह्मण दहशत में है, कोई सुनने वाला नहीं है।
सर, एक सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मणों के पास ना तो जमीन है, ना जायदाद है, ना जमींदारी है, केवल पंडिताई करते थे या अपने भरोसे रहे। आरक्षण नहीं मिला तो इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन फिर भी इतना उत्पीड़न। सर, इस पर आपका क्या एंगल है सोच का? नहीं, मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर एक व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है। जी सर। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार ब्राह्मणों को भी तो है। ब्राह्मणों को अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर ब्राह्मण ये कह रहा है अभी मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, मेरा उत्पीड़न हो रहा है, तो उसकी आवाज दबाई जा रही है। अगर उस परिवार से कोई मिलने जाता है, भला आप बताइए इस प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? मुझे क्यों रोका गया? मुझे रोकने के पीछे प्रयोजन क्या है? नहीं सर, जिस तरह से आपको रोका गया है, अगर अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं जाते हैं तो उनको भी रोका जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंग्रेजों की सरकार है, यहाँ कोई किसी की सुनेगा नहीं। ये आमतौर पे साफ नजर आता है, लेकिन राष्ट्रीय चैनल इसको दिखाते नहीं है। इस पर आपकी सर क्या प्रतिक्रिया है? क्या सोशल मीडिया के जरिए ही कांग्रेस को अपना कैंपेन चलाना चाहिए, या विपक्ष को अपना ऐसा कुछ कैंपेन चलाना चाहिए जिस तरह से राहुल गांधी अपना कैंपेन चला रहे हैं? क्योंकि मैं भी अर्नब की तरह बोल सकता हूँ इंडिया वांट्स टू नो, लेकिन हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कम से कम ऐसी टिप्पणियां, आप जैसे नेताओं की टिप्पणियां, अच्छे नेताओं की टिप्पणियां जिन्होंने लोकतंत्र का मूल्य समझा है, तो आप उस टिप्पणी को 3 शब्द में योगी जी के खिलाफ क्या ऐलान करना चाहेंगे? अपनी जो आपको यहाँ पर जाने से रोका गया उसके बारे में क्या कोई भविष्य में योजना होगी या भूख हड़ताल होगी या क्या होगा सर? कुछ ऐसा कोई प्लान है सर? देखिए, जनतंत्र में यदि कोई सरकार तानाशाही हो जाए, यदि कोई नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तानाशाही हो जाए, तानाशाह हो जाए, जी सर, तो उसको पलटने का एकमात्र रास्ता है जन आंदोलन। जी सर। जनता को जनतंत्र में असीम शक्तियां दी गई हैं। जी सर। और जन आंदोलन के माध्यम से ही सत्ता के नशे में चूर ऐसे शासकों का पतन होता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जी सर बहुत बड़े जन आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रही है, और मैं आपको बताता हूं मनोज जी, आप प्रतीक्षा करिएगा, ज्वालामुखी धधक रहा है। जी सर। ये जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, इन्हें अभी जनता का दर्द दिख नहीं रहा और ना उसकी पीड़ा समझ में आ रही है। सर, एक आखिरी सवाल, इन्हें जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये दमन की नीति पर है। सर, एक आखिरी सवाल, ये दमन की नीति पर है। जी सर। और जब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी आवाज का दमन किया जाता है, जी सर, तो वो कई गुना और शक्तिशाली होकर के उभर आता है। जी जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये केंद्र की राजनीति से हैं, अगर आप कमेंट करना चाहें तो पूछ सकता हूं सर? जी बिल्कुल। सर, अभी क्या हुआ, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात को 5 लाख लोगों ने खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि वो जो थे वर्ड्स थे झूठे, वो गलत था। आपका इस पे क्या कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौराहे पे आने का इंतजार नहीं कर रही है पब्लिक, सोशल मीडिया पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी को घेर ले रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के समर्थन में यही सोशल मीडिया सबसे ज्यादा है। जी सर। सबसे ज्यादा रही। जी सर। जब सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी को भगवान का अवतार सिद्ध किया जाता है, तब तो सोशल मीडिया सच है। जी। और जब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज सोशल मीडिया पे उठती है, तो फिर उसे फर्जी और झूठा करार दिया जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 6 साल के 7 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास धीरे धीरे खोती जा रही है, और जिस तरह से रोजगार के मुद्दे पर, आर्थिक मंदी के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मुद्दा है, वो सामाजिक समरसता के मुद्दे पर, राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है।
और जिसका ये थोड़ा सा इशारा है जो सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी का इतना विरोध हो रहा है, उनको डिसलाइक किया जा रहा है इस देश में, ये छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का इशारा है। नहीं, मेरा बेटा भी उनका बड़ा समर्थक था। वो बोल रहे हैं दिस इज वेरी डिसगस्टिंग मैन। पहले वो बहुत सपोर्टर था, मेरे खिलाफ हमेशा बोला करता था, नहीं आप नहीं जानते मोदी जी में बड़ी वो हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने भैया बता दो 6 साल में चाय जो है अफीम मिला करके पिला दी देश को। तो मैं तो यही कमेंट करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनका जो स्वरूप है वो तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप दिखाई दे रहा है मुझे। और नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। लोग ये बोलने लगे हैं कि बंगाल के चुनाव आ रहे हैं इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की तैयारी है दाढ़ी बढ़ा करके। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन लोग कह रहे हैं तो उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है। जी सर। मगर प्रधानमंत्री जी को लोग डिसलाइक कर रहे हैं लाखों की संख्या में, ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का इशारा है, बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति ब्राह्मणों की है, जो जुल्म ब्राह्मणों पे हो रहा है, ये कंस के राज में भी नहीं हुआ कभी इतना जुल्म, औरंगजेब के राज में भी नहीं हुआ। मैं योगी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपराधियों को रोकें, हमें इधर से उधर ब्राह्मणों के घर जाने से ना रोकें। अपराध पे लगाम लगाएं, अपराधियों पे लगाम लगाएं, और जो विपक्ष की आवाज है, जो विरोध की आवाज है, उसे दबाने की कोशिश ना करें। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल करके मुझे दिया। ये परिचर्चा हमारे बीच 2 या 3 मिनट की तय हुई थी, लेकिन आपने इतना समय दिया तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। आपने अपना कीमती समय दिया और आने वाले समय में आपके साथ बातें होती रहेंगी। कोरोना का टाइम है इसलिए आपसे साक्षात्कार नहीं ले सकता सर आकर के। डिजिटल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे केवल तस्वीरों से लोग आवाज़ और विरोध की आवाज़ सुन लेते हैं। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू सर, स्वागत है सर आपका। दोस्तों आज आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णन के किस तरह से इशारे थे योगी सरकार की तरफ, किस तरह से हमले थे योगी सरकार की तरफ। हमले नहीं थे, एक ब्राह्मण की तरह एक आवाज थी, एक निवेदन था कि भैया हमारे लिए इतना तो कर दो कम से कम। लेकिन शायद योगी जी इतना कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के डिसलाइक पर भी उनके विचार और उद्गार आ गए, लेकिन ब्राह्मणों की हत्या पर आक्रामक आचार्य प्रमोद कृष्णन दिखाई दे रहे हैं और कमजोर सरकार योगी साहब की नजर आ रही है। दोस्तों प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का शामली में जाकर के बड़ा खुलासा करने वाले थे, लेकिन गाजियाबाद में ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। दोस्तों नमस्कार, वीडियो कैसा लगा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।